हेलो फ्रेंड्स, आरविट पाथ यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं वर्धन वंश। इसके पहले हम लोग गुप्त काल पढ़े हैं, उसके पहले कुषाण वंश पढ़े थे, मौर्य साम्राज्य पढ़े थे, मौर्य साम्राज्य के बाद पढ़े थे। यानी भारत का इतिहास का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उसको वन लाइनर के फॉर्मेट में क्लियर करते जा रहे हैं। और जहाँ थ्योरी की ज़रूरत पड़ती है वहाँ थ्योरी भी बताते हैं। पहले हम कॉन्सेप्ट बता लेते हैं। मेरा एक नियम है, पहले कॉन्सेप्ट बता लेते हैं फिर उस चैप्टर को करवाते हैं। यानी वर्धन वंश के पीछे जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उनको हम क्लियर कराएंगे, फिर वर्धन वंश के बारे में वन लाइनर के फॉर्मेट में क्लियर कराएंगे। यानी इसका पूरा जो सॉल्यूशन है आपको मिलेगा इस वीडियो में। तो लास्ट तक बने रहिए इस वीडियो में, क्योंकि जो इस वीडियो में मिलने वाला है वो कहीं नहीं मिलेगा आपको। ठीक है दोस्तों, तो वर्धन वंश के बारे में पढ़ने से पहले वर्धन वंश को जान लेते हैं। क्या होता है वर्धन वंश? तो वर्धन वंश को पुष्यभूति वंश भी कहते हैं। जो वर्धन वंश है उसे पुष्यभूति वंश भी कहते हैं। याद रहना चाहिए कि वर्धन वंश जो है उसे क्या कहते हैं? पुष्यभूति वंश। याद रखना चाहिए, लिख लो कहीं लिखना हो तो। पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश एक ही है, ठीक है। और इसका जो संस्थापक है, जो पुष्यभूति वंश है, ठीक है, पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश, तो जो इसका संस्थापक है वह कौन है? गुप्त काल का एक सामंत है। तो गुप्त काल इसके पहले पढ़े हैं। तो इसका जो संस्थापक है, इसका संस्थापक कौन है वर्धन वंश का? इसका संस्थापक है पुष्यभूति वर्धन। एकदम कहानी सुनना ध्यान से, मजा आएगा एकदम। बहुत अच्छी कहानी है, इसके पीछे थ्योरी बहुत अच्छी है। यानी कहानी जो इसके पीछे हम बताने वाले हैं वह बहुत अच्छी है, इसको ध्यान से सुनना। जो वर्धन वंश है इसका जो संस्थापक है वह कौन है? पुष्यभूति वर्धन। पुष्यभूति वर्धन, ध्यान देना, एकदम इतिहास एकदम बढ़िया सब्जेक्ट है आपका। पुष्यभूति वर्धन इसका क्या है? संस्थापक। और यह कौन है? पुष्यभूति वर्धन कौन है? यह गुप्त वंश का क्या है? एक सामंत है। पहले सामंती व्यवस्था चलती थी, यानी जो राजा का मंत्री होता था उसी तरह से सामंत भी होता था, ठीक है। तो गुप्त वंश का यह संस्थापक है, याद रहे, पुष्यभूति वर्धन है, ठीक है। और पुष्यभूति वर्धन कौन है? यह गुप्त वंश का सामंत है। और गुप्त वंश कौन है? वह कुषाण वंश का सामंत है। और कुषाण वंश कहाँ से आया? यह मौर्य काल के बाद आया। और मौर्य काल क्या है ये भी आपके प्रश्न उठेगा। मौर्य काल क्या है? तो यह क्या है? 16 महाजनपद जो थे, 16 जो महाजनपद थे उसमें से एक मगध महाजनपद जो था, सबसे शक्तिशाली महाजनपद था, उसका एक वंश है मौर्य वंश, ठीक है। और मौर्य वंश का जो संस्थापक है चंद्रगुप्त मौर्य है। उसमें जो महत्वपूर्ण शासक आते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य होता है, अशोक होता है, बिंबिसार होता है, ठीक है। तो उसमें ये सब शासक हैं। जो महत्वपूर्ण शासक है अशोक है, ठीक है। तो मौर्य वंश के बाद आया कौन? याद रहना चाहिए, मौर्य वंश के बाद आया कुषाण वंश। कुषाण वंश का सामंत कौन है? गुप्त वंश। और गुप्त वंश का जो सामंत है वह है वर्धन वंश। और वर्धन वंश का जो संस्थापक है वह कौन है? पुष्यभूति वर्धन है, ठीक है। पुष्यभूति वर्धन जो है, जो पुष्यभूति वर्धन है उसके बाद जो अगला शासक वर्धन वंश का बनता है वह कौन बनता है? प्रभाकर वर्धन। ध्यान से सुनना, बस 2 मिनट और। तो पुष्यभूति वर्धन के बाद प्रभाकर वर्धन इसका क्या बनता है? राजा बनता है। तो और प्रभाकर वर्धन, इसके पीछे बहुत अच्छी कहानी है। तो प्रभाकर वर्धन के 3 पुत्र हैं। कौन है? 3 पुत्र हैं। एक राजवर्धन है, क्या है? प्रभाकर वर्धन क्या बनता है? पुष्यभूति वर्धन के बाद क्या बनता है? राजा बनता है। इसके 3 पुत्र हैं। कौन कौन पुत्र हैं? एक राजवर्धन है, एक हर्षवर्धन है। जो आप लोग सुने होंगे, अगर कहाँ पढ़े होंगे इतिहास तो जानते होंगे हर्षवर्धन के बारे में। तो वर्धन वंश का ही राजा एक है, कौन? हर्षवर्धन। तो प्रभाकर वर्धन के 3 पुत्र, एक राजवर्धन, एक हर्षवर्धन, एक राजश्री। एक पुत्री है जिसका नाम क्या है? राजश्री होता है दोस्तों। तो एक पुत्र है राजवर्धन, एक है हर्षवर्धन, एक है राजश्री, ठीक है। तो राजश्री जो है यह पुत्री है और इसका विवाह होना जरूरी है। तो राजश्री का जो है विवाह हो जाता है कन्नौज के राजा गृहवर्मन में से। तो कन्नौज का राजा कौन है? गृहवर्मन से क्या विवाह हो जाता है? राजश्री का विवाह हो जाता है। यानी प्रभाकर वर्धन की पुत्री हर्षवर्धन की बहन राजश्री का विवाह कन्नौज के राजा गृहवर्मन से हो जाता है, ठीक है। गृहवर्मन से हो जाता है। फिर क्या होता है? उस समय मालवा का शासक कौन है? देवगुप्त है। मालवा का शासक कौन है? देवगुप्त है। और मालवा का जो शासक देवगुप्त है वह गृहवर्मन यानी राजश्री के पति की हत्या कर देता है, ठीक है। मालवा का शासक कौन है? देवगुप्त गृहवर्मन की हत्या कर देता है। तो राजश्री की भी हत्या करने का प्रयास करता है। इसकी हत्या करने के बाद, गृहवर्मन की हत्या करने के बाद राजश्री की भी हत्या करने का प्रयास करता है, लेकिन वह क्या करती है? जंगल में भाग जाती है। फिर क्या होता है? फिर उसके भाइयों को पता चलता है, राजवर्धन, हर्षवर्धन। तो राजवर्धन को जब पता चलता है, राजवर्धन गुस्साता है और जाकर किसका हत्या कर देता है? देवगुप्त का। जो देवगुप्त है वह गृहवर्मन का हत्यारा है। तो देवगुप्त का जाकर राजवर्धन क्या कर देता है? हत्या कर देता है। क्या कर देता है? हत्या करता है। फिर क्या करता है? देवगुप्त का एक क्या है? एक मित्र है जो शासक है, गौड़ बंगाल का शासक है शशांक। वह क्या करता है? शशांक क्या करता है? राजवर्धन की हत्या करता है।
यानी कैसे चला आ रहा है। प्रभाकर वर्धन के 3 पुत्र राजवर्धन, हर्षवर्धन, राजश्री। राजश्री का विवाह होता है गृहवर्मन। गृहवर्मन का जो हत्यारा है वह देवगुप्त है, और देवगुप्त को राजश्री के भाई राजवर्धन ने मार देता है। फिर क्या करता है, देवगुप्त का जो मित्र है शशांक, वह बंगाल का शासक है, वह राजवर्धन की हत्या कर देता है। फिर आता है हर्षवर्धन को गुस्सा, और वह किसका हत्या कर देता है, शशांक की हत्या कर देता है। और फिर क्या करता है, राजश्री को क्या करता है, राजश्री को क्या करता है, अपनी बहन को ढूंढवाता है, फिर मिल जाती है, फिर उसको शासक पर बैठाता है। जो हर्षवर्धन है वह कभी भी गद्दी पर नहीं बैठा, ठीक है, याद रहे, जो हर्षवर्धन है वह कभी भी गद्दी पर नहीं बैठा, वह अपनी बहन राजश्री को गद्दी पर बैठाया है, अपने शासन उसके संरक्षण में करता था। ठीक है दोस्तों, तो इसके पीछे यही कहानी है, सुनकर मजा आया होगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए क्वेश्चन करते हैं। क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। क्या बोल रहा है, जो अंतिम बौद्ध राजा है, जो एक महान संस्कृत विद्वान और लेखक थे, वो कौन है, तो हर्षवर्धन क्या है। हर्षवर्धन के बारे में जाना जाए तो हर्षवर्धन क्या है, हर्षवर्धन एक बौद्ध राजा है, महान संस्कृत विद्वान भी है, लेखक भी है। ठीक है, इसके बारे में यह क्या क्या लिखा है, तो इसके बारे में पूछा जाता है तो हर्षवर्धन 3 पुस्तक लिखता है, नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका। इसके बारे में पूछा जाता है कि नागानंद किसने लिखा, रत्नावली किसने लिखा, प्रियदर्शिका किसने लिखा, तो क्या बताएंगे, हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन क्या है, अंतिम बौद्ध राजा है। यह बौद्ध उस समय बौद्ध वंश को मानते थे। ठीक है, तो बौद्ध राजा भी कह सकते हैं, वर्धन वंश का शासक भी है। ठीक है, तो हर्षवर्धन क्या है, अंतिम बौद्ध राजा है, जो एक महान संस्कृत विद्वान भी है, लेखक भी है। इसने रचना किसकी की, नागानंद की रचना की, रत्नावली की रचना की, प्रियदर्शिका की रचना की। ठीक है, और क्या आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, हर्ष ने अपनी राजधानी, जो हर्ष है वह अपनी राजधानी कहाँ से कहाँ ले जाता है, थानेश्वर पहले उसकी राजधानी होती थी, थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित कर देता है। जो हर्ष है अपनी राजधानी को थानेश्वर से कन्नौज हस्तांतरित कर देता है, स्थानीय के बदल देता है। ठीक है दोस्तों, तो हर्ष ने अपनी राजधानी, पूछता है कि कहाँ से कहाँ बदली, तो थानेश्वर से कन्नौज ले गया। अगला जो क्वेश्चन है वह कह रहा है कि हर्ष चरित्र कन्नौज के शासन हर्षवर्धन की जीवनी है। जो हर्ष चरित्र है वह किसके बारे में है, हर्षवर्धन के जीवनी के बारे में लिखा गया पुस्तक है हर्ष चरित्र, जिसकी रचना उसके दरबारी कवि किसने की, तो बाणभट्ट ने की। किस भाषा में की, संस्कृत में। तो उसके दरबार में, जो हर्षवर्धन है उसके दरबार में कौन रह रहा है, बाणभट्ट रह रहा है, जो एक क्या है, प्रसिद्ध कवि है। ठीक है, बाणभट्ट, जिसने किसकी रचना की, हर्ष चरित्र की। और हर्ष चरित्र क्या है, जो हर्षवर्धन के जीवन काल के बारे में बता रहा है, और यह संस्कृत में लिखा गया है। ठीक है, किस में लिखा गया है, संस्कृत में लिखा गया। तो संस्कृत में लिखा गया है कौन, हर्षचरित्र। और क्या लिखा बाणभट्ट ने, इसने कादंबरी भी लिखी है। तो कादंबरी पूछा जाता है तो क्या लिखा है, कादंबरी लिखा है, हर्षचरित्र लिखा है कौन, बाणभट्ट। और जो हर्षवर्धन है उसके शासनकाल में एक चीनी यात्री आता है जो ह्वेन-सांग है। पूछा जाता है ह्वेन-सांग किसके शासनकाल में भारत आया, तो हर्षवर्धन। ह से ह्वेन-सांग, ह से हर्षवर्धन, याद रहेगा, ह से ह्वेन-सांग, ह से हर्षवर्धन। एक आता है कौन, मेगास्थनीज, तो म से मेगास्थनीज, म से मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मेगास्थनीज आया था, और हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन आया, ह्वेन-सांग, याद रहेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, एक महान रूपी नाटक कादंबरी, कादंबरी अभी बताए हैं बाणभट्ट हैं, कादंबरी के लेखक कौन है, बाणभट्ट है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, हर्षवर्धन के काल के दौरान भारत का दौरा करने वाला चीनी तीर्थयात्री कौन था, तो ह्वेन-सांग, जिसे सुंगयू भी कहते हैं, ह्वेन-सांग को सुंगयू भी कहते हैं, लेकिन अधिक जगह ह्वेन-सांग ही मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो हर्षवर्धन के काल में कौन भारत का यात्रा कर रहा है, यह चीनी यात्री है, कौन है, ह्वेन-सांग है। ह्वेन-सांग भारत का यात्रा कर रहा है हर्षवर्धन के शासनकाल में, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है, तीर्थयात्रियों का राजकुमार भी किसे कहा जाता है, तो हर्षवर्धन को, ह्वेन-सांग को कहा जाता है। तो तीर्थयात्रियों का राजकुमार जो है उसको किसे कहा जाता है, तो ह्वेन-सांग को तीर्थयात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, याद रहेगा, ह्वेन-सांग को तीर्थयात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हर्ष द्वारा आयोजित कन्नौज सभा, जो हर्षवर्धन है वह कन्नौज सभा में क्या करता है, कन्नौज सभा का क्या करता है, आयोजन करता है, जिसमें सम्मान किसके सम्मान में आयोजित की गई थी, तो ह्वेन-सांग। यानी जो कन्नौज सभा थी हर्षवर्धन के द्वारा आयोजित की गई थी, वह ह्वेन-सांग के लिए ही क्या की गई थी, आयोजित की गई थी, उसके सम्मान के लिए। ठीक है दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है वह कर रहा है, जो हर्षवर्धन था उसके बारे में एक जानकारी आपको बता दें कि वह बहुत ही क्या था, दानी था। ठीक है, वह हर 5 साल में क्या कर देता था, अपनी संपत्ति का कई हिस्सा दान कर देता था। कहाँ ले जाकर, वह ले जाकर कहाँ कर देता था, प्रयाग में, कुंभ में। ठीक है, तो अगला कह रहा है, क्या कह रहा है
कि हर्षवर्धन ने अपनी धार्मिक सभा का आयोजन कहाँ किया, तो प्रयाग में। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 618 ईस्वी में हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर किसने हराया था। तो हर्षवर्धन को हराने वाला भी उस समय पैदा हुआ था, कौन था, पुलकेशिन द्वितीय था। ठीक है, तो पुलकेशिन द्वितीय किसको हराया था, तो 618 ईस्वी में हर्षवर्धन को हराया था। ठीक है, वो भी नर्मदा नदी के तट पर। तो हर्षवर्धन को हराने वाला एकमात्र शासक जो है वह पुलकेशिन द्वितीय है। ठीक है, तो ह्वेनसांग पूछता है कभी कभी कि ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था, कभी कभी नहीं देता है हर्षवर्धन, पुलकेशिन द्वितीय भी दे देता है, तो पुलकेशिन द्वितीय छाड़ देंगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि वह उसके समकालीन है और ह्वेनसांग हर्षवर्धन के काल के शासन के बाद उसके शासनकाल में जाता है घूमने। ठीक है, तो याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है राजा हर्ष के शासनकाल की अवधि क्या है, यानी राजा जो हर्ष है, जो हर्षवर्धन है, उसकी अवधि क्या है शासन की, तो वह 606 से 647 ईस्वी। याद रहेगा, 600 से 647 ईस्वी। ठीक है दोस्तों, जो अगला क्वेश्चन है वह क्या है कि किस सम्राट ने नागानंद नाटक संस्कृत भाषा में लिखा था, तो हर्षवर्धन। जो हर्षवर्धन है वह नागानंद नाटक संस्कृत भाषा में लिखा था। याद रहेगा, तो सम्राट ने नागानंद नाटक क्या किया था, संस्कृत भाषा में लिखा था, कौन, हर्षवर्धन। अगला क्वेश्चन है चीनी यात्री ह्वेनसांग तीर्थयात्रियों के राजकुमार के रूप में प्रतिष्ठित राजा हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान भारत आया था। कहना वहीं चाहता था है घुमा फिरा कर कि हर्षवर्धन के जो ह्वेनसांग है किसके शासनकाल में भारत आया है, तो हर्षवर्धन के शासनकाल में बता देंगे। वो भी केवल एक एग्जाम में रिपीट हुआ है 7 बार, यानी बहुत इंपॉर्टेंट है, ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया है। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है वह बोल रहा है कि 7वीं शताब्दी की शुरुआत के साथ राजा हर्षवर्धन अपने भाई राज्यवर्धन की मृत्यु पर थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर चढ़े। जो थानेश्वर और कन्नौज का सिंहासन है उस समय बंगाल में जो शासक बैठा है वह शशांक बैठा है, जो किसकी हत्या करके बैठा है, राज्यवर्धन की हत्या करके बैठा है। तो राजा हर्ष को जो उस समय भाई है, अपने भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए क्या करता है, शशांक की मृत्यु करता है और थानेश्वर और कन्नौज पर अपना सिंहासन स्थापित करता है। ठीक है दोस्तों, याद रहेगा। अगला जो क्वेश्चन है कि 7वीं शताब्दी में बड़े जमींदारों या योद्धा प्रमुखों को मौजूदा राजाओं द्वारा सामंत के रूप में स्वीकार किया गया था। जो बड़े जमींदार थे उस समय, सामंत बताए थे ना कि सामंत कौन थे, तो उस समय जो सामंत थे वो योद्धा के प्रमुख थे, यानी सेनापति थे। मौजूदा राजाओं द्वारा क्या किए गए थे, सामंत के रूप में स्वीकार किए गए थे। ठीक है दोस्तों, अगला जो कह रहा है जो उस समय प्राचीन इतिहास है, तो प्राचीन इतिहास का जो दक्षिण भारत के साम्राज्य हैं, यानी जो हर्षवर्धन के समकालीन पढ़ रहे हैं, तो हर्षवर्धन को 606 ईस्वी से 647 ईस्वी माना गया है उसका शासन का। तो उस समय जो समकालीन है वह कौन है, दक्षिण भारत में है, उत्तर भारत में है राजा हर्ष। ठीक है, तो दक्षिण भारत में, उसी दक्षिण भारत में कौन रह रहा है, तो उस समय कौन रह रहा है, चालुक्य वंश रह रहा है। कौन है, चालुक्य वंश है, यानी राजा हर्षवर्धन वर्धन वंश के समकालीन जो वंश है वह कौन है, चालुक्य वंश है दक्षिण भारत में। ठीक है, तो चालुक्य वंश का जो सबसे प्रतिष्ठित शासक है वह कौन है, पुलकेशिन द्वितीय है। कौन है, पुलकेशिन द्वितीय है, जिसने क्या करता है, राजा हर्ष को नर्मदा नदी के तट पर हरा देता है। ठीक है दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है कि रवि कीर्ति एक जैन जिसने एहोल शिलालेखों की रचना की, उसे किसके द्वारा संरक्षण दिया गया था। तो रवि कीर्ति को जो है वह क्या किया है, जो रवि कीर्ति नाम का एक व्यक्ति है, ठीक है, हमारे पड़ोसी जी हैं रवि कीर्ति, याद रखो। वह क्या कर रहे हैं, एक जैन जिसने एहोल है, एक जैन है जिसने क्या कर रहा है, एहोल अभिलेख की क्या करता है, रचना करता है, एहोल अभिलेख की रचना करता है। तो किसके द्वारा संरक्षण दिया गया था, तो पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा संरक्षण दिया गया था। ठीक है, कौन, रवि कीर्ति। याद रहेगा दोस्तों, रवि कीर्ति किसके द्वारा संरक्षण दिया गया था, तो पुलकेशिन द्वितीय के। इसने किसकी रचना की, एहोल अभिलेख बनवाता है। ठीक है दोस्तों, जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन है इसमें का, 738 ईस्वी में किसके द्वारा अरबों को पराजित किया गया था, तो चालुक्यों द्वारा। किसको पराजित किया गया है 738 ईस्वी में, तो चालुक्यों द्वारा अरबों को पराजित किया गया है। ठीक है दोस्तों, वहीं चालुक्य वंश का जो पुलकेशिन द्वितीय शासक है वह भी महान शासक है, यानी जो चालुक्य वंश के जो शासक हैं वह महान शासक कौन है, पुलकेशिन द्वितीय, जिसने अरबों को भी हराया और हर्ष को भी हराता है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है कि राजस्थान में दिलवाड़ा का जैन मंदिर स्थित है। तो जो क्या बोल रहा है, जो दिलवाड़ा का जैन मंदिर है, जो चालुक्य मंदिर है, चालुक्यों द्वारा बनवाया गया है। कौन, दिलवाड़ा का जैन मंदिर। तो क्वेश्चन पूछता है दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ
कहाँ स्थित है, तो राजस्थान में स्थित है, माउंट आबू पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है, किसके द्वारा बनवाया गया है, तो चालुक्यों द्वारा बनवाया गया है। किसका मंदिर है, जैन मंदिर है। इसी में कई क्वेश्चन आ गया। ठीक है दोस्तों, तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर तो आ ही जाता है क्वेश्चन में। तो दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है किसके द्वारा बनवाया गया है, चालुक्यों द्वारा बनवाया गया है। पहला क्वेश्चन, चालुक्यों द्वारा बनवाया गया है दिलवाड़ा का जैन मंदिर, और कहाँ स्थित है, तो राजस्थान के माउंट आबू पहाड़ी पर स्थित है। अगला जो क्वेश्चन है कि विक्रमा देवचरित्र कश्मीरी कवि किसके द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो जो विक्रमादेव चरित्र है, विक्रमादेव चरित्र कवि कश्मीरी कवि बिल्हड़ द्वारा, किसके द्वारा रचित है, बिल्हड़ द्वारा लिखा गया है। तो पूछेगा विक्रमादेव चरित्र किसके द्वारा लिखा गया है, तो कश्मीरी कवि बिल्हड़ द्वारा लिखा गया है। और बिल्हड़ कहाँ का है, किसके शासनकाल में है, बिल्हड़ पूछ ले किसके शासनकाल में है, तो चालुक्य राजा विक्रमादित्य के राज बारे में है। ठीक है, तो जो चालुक्य राजा विक्रमादित्य के बारे में क्या लिखा गया है, विक्रमादेव चरित्र लिखा गया है। तो चालुक्य वंश में रहा होगा बिल्हड़। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन करा है, विरूपाक्ष मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था। विरूपाक्ष मंदिर पूछेगा किसके द्वारा बनवाया गया है, तो चालुक्य द्वारा। दिलवाड़ा का जैन मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया है, चालुक्यों द्वारा। ठीक है, याद रहेगा, याद रहना चाहिए दोस्तों। हमारा कोशिश है कि आपको बस याद रहे। ठीक है, क्योंकि हम भी स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट का दर्द समझता है। ठीक है दोस्तों, क्यों नहीं याद हो रहा है, क्यों, क्या क्वेश्चन में पूछेगा, क्या क्वेश्चन में आ रहा है। ठीक है, ये हम समझते हैं और कोई नहीं समझता है। ठीक है, अपना दर्द अपने समझा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पल्लव वंश की राजधानी क्या थी, तो पल्लव वंश की राजधानी, ठीक है, पल्लव वंश की राजधानी कांचीपुरम थी। याद रखेंगे, पल्लव वंश की राजधानी कौन है, कांचीपुरम है। पल्लव वंश की राजधानी कांचीपुरम है। आप कहोगे सर पल्लव वंश कहाँ बीच में घुसाड़ दिए, हम घुसाड़े नहीं, आ गया तो भाई इसको भी पढ़ लेते हैं, इसके बारे में बाद में जानेंगे, लेकिन पल्लव वंश को याद रखो। पल्लव वंश की राजधानी क्या है, कांचीपुरम है। पल्लव वंश की राजधानी क्या है, कांचीपुरम है। चालुक्य वंश का दक्षिण भारत का ही शासक है कौन, दक्षिण भारत में ही एक वंश है कौन, पल्लव वंश। ठीक है, चालुक्यों के बाद आया है। तो पल्लव वंश है वह चालुक्यों के बाद आया है। ठीक है, तो चालुक्यों के बाद कौन आया है, पल्लव वंश आया है। यह भी कहाँ है, दक्षिण भारत का एक वंश है। तो इतना याद बताना काफ़ी है मेरा, इतना तो याद रहेगा आप लोग को। तो पल्लव वंश के बारे में इतना जानकारी आपको मालूम हो गया होगा कि दक्षिण भारत में चालुक्यों के बाद पल्लव वंश होता है। ठीक है, उसकी राजधानी जो होती है वह कांचीपुरम होती है। और महाबलीपुरम की स्थापना किसने किया, तो पल्लवों ने। जो महाबलीपुरम है उसकी रचना किसने की, रचना नहीं दोस्तों, स्थापना। जो महाबलीपुरम है उसकी स्थापना किसने की, तो पल्लवों ने। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन करा है, किस पल्लव शासक के शासनकाल के दौरान पल्लवों और चालुक्यों के बीच लंबे समय तक चलने वाला संघर्ष शुरू हुआ था, तो महेंद्र वर्मन प्रथम। तो महेंद्र वर्मन प्रथम क्या है, पल्लव वंश का एक शासक है जिसके शासनकाल के दौरान पल्लव और चालुक्यों, ठीक है, पल्लव और चालुक्यों के बीच लंबे समय तक क्या हो रहा है, संघर्ष चला आ रहा है, युद्ध चला आ रहा है। जैसे दो भाई लंबे समय से युद्ध करते हैं वैसे पल्लव और चालुक्य अपने में युद्ध करे जा रहे हैं, यानी उन लोग का बीच का जो संघर्ष है लंबे समय तक चला आ रहा है। ठीक है, तो पूछे तो क्वेश्चन बता ही दोगे। ठीक है, और उस समय शासक कौन है, तो महेंद्र वर्मन प्रथम है। कौन है, पल्लव वंश का शासक महेंद्र वर्मन प्रथम है। वहीं अगला क्वेश्चन कहेगा कि महान चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को पराजित और मारने के बाद राजाओं ने वातापी कुंड की उपाधि धारण की। यानी जो महान राजा है चालुक्य वंश का कौन है, पुलकेशिन द्वितीय है, जिसने राजा हर्ष को भी नहीं बख्शा, उसको भी पराजित कर दिया, राजा हर्षवर्धन को भी पराजित कर दिया। और उसको पराजित करने वाला कौन पैदा हो गया, तो उसको पराजित करने वाला पल्लव वंश का राजा है नरसिंह वर्मन प्रथम। कौन है, नरसिंह वर्मन प्रथम है, जिसने किसको पराजित कर दिया, चालुक्य वंश के राजा पुलकेशिन द्वितीय को पराजित भी किया और उसे मारा भी और मारने के बाद क्या किया, वातापी कुंड की उपाधि धारण की। ठीक है, वातापी कुंड की उपाधि क्यों धारण की, क्योंकि वातापी उस समय उसकी राजधानी हुआ करती थी, किसकी, चालुक्यों की। ठीक है, तो उसकी राजधानी के नाम से अपना उपाधि धारण कर लेता है कौन, नरसिंह वर्मन प्रथम। और किसका शासक है, पल्लव वंश का शासक है। किसको हराता है, चालुक्य वंश के महानतम शासक पुलकेशिन द्वितीय को हराता है और उसे हराकर मार भी देता है युद्ध में। और मारने के बाद क्या करता है दोस्तों, वातापी कुंड की उपाधि धारण करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि नरसिंह वर्मन प्रथम, जिसे ममल्ला के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, तो किस वंश का शासक है, तो अभी पढ़े हैं पल्लव वंश का, ये तो भूलेंगे ही नहीं, क्योंकि इतना खतरनाक व्यक्ति को कैसे भूल सकते हैं, पल्लव वंश का शासक है कौन है, नरसिंह वर्मन प्रथम। अगला जो क्वेश्चन है कि महाबलीपुरम में समुद्र के किनारे का मंदिर किस पल्लव शासक के शासनकाल में बनाया गया था, तो नरसिंह वर्मन प्रथम। तो क्या बोला, महाबलीपुरम जो है उसमें समुद्र के किनारे जो मंदिर महाबलीपुरम का मंदिर है वह समुद्र के किनारे है। तो
पल्लव वंश के द्वारा तो बनवाया गया था। तो पल्लव वंश में भी कौन शासक है उस समय? तो नरसिंह वर्मन शासक है। कौन है? नरसिंह वर्मन शासक है, वो भी नरसिंह वर्मन प्रथम, वहीं जिसने किसकी? पुलकेशिन द्वितीय, चालुक्य वंश के पुलकेशिन द्वितीय की हत्या कर देता है। ठीक है दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है कि कांची में प्रसिद्ध कैलाश मंदिर, कांची में प्रसिद्ध कैलाश मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया है? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा बनवाया गया है, यानी यह भी पल्लव वंश का शासक होगा। तो पल्लव वंश के शासक द्वारा क्या क्या बनवाया गया है? महाबलीपुरम का मंदिर बनवाया गया है, वहीं किसका? कांची का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर। ठीक है, तो कांची का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर, वहीं महाबलीपुरम का मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया है? तो नरसिंह वर्मन प्रथम और नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा बनवाया गया है, जो पल्लव वंश के शासक हैं। याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि महाबलीपुरम के पंचरथों का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ? तो महाबलीपुरम के पंचरथों का निर्माण किसके शासनकाल में होता है? तो पल्लव वंश के। ये सब R5 का मतलब क्या है? रिपीट हुआ है एक ही पेपर में 5 बार। तो महाबलीपुरम के पंचरथों का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो पल्लव वंश के शासनकाल में हुआ था। अगला जो क्वेश्चन कर रहा है, महाबलीपुरम के 7 शिवालय किसके द्वारा संरक्षित कला के साक्षी हैं? तो पल्लव वंश के संरक्षित कला के क्या हैं? साक्षी हैं। अगला जो क्वेश्चन है, चालुक्य शासक पुलकेशिन की हर्षवर्धन पर विजय किस वर्ष में हुई है? तो 618 ईस्वी में हुई है। जो पुलकेशिन द्वितीय है, हर्षवर्धन को विजय पराजित करता है नर्मदा नदी के तट पर। ठीक है, तो कब करता है? 618 ईस्वी में पराजित करता है। कब करता है? 618 ईस्वी में। कब करता है? 618 ईस्वी में। कब करता है? 618 ईस्वी में। किसे कौन पराजित करता है? पुलकेशिन द्वितीय राजा हर्षवर्धन को पराजित करता है। कहाँ पराजित करता है? नर्मदा नदी के तट पर। पुलकेशिन द्वितीय कौन है? तो दक्षिण भारत का एक चालुक्य वंश का शासक है। ठीक है, ऐसे याद रखो। ठीक है दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है वह कर रहा है कि जो बादामी चालुक्यों की राजधानी, एक वातापी का चालुक्य है, एक बादामी का चालुक्य है, एक बेंगी का चालुक्य है। ठीक है, तो चालुक्य वंश की भी राजधानी कई ठो है। एक वातापी का चालुक्य है, ठीक है, एक बादामी का चालुक्य है। तो बादामी की जो चालुक्य की राजधानी को बादामी स्थानांतरित करने से पहले उनकी राजधानी कहाँ थी? तो ऐहोल थी। ठीक है, जो बादामी का चालुक्य है उसकी राजधानी जो है बादामी स्थानांतरित करने के पहले कहाँ राजधानी थी? तो ऐहोल थी। अगला क्वेश्चन करा है, पट्टादकल मंदिर किसके शासनकाल के दौरान बनाया गया था? तो जो पट्टादकल का मंदिर है वह किसके शासनकाल के दौरान बनाया गया है? तो चालुक्यों के काल में बनाया गया है पट्टादकल का मंदिर। याद रहेगा, पट्टादकल का मंदिर किसके शासनकाल के दौरान बनाया गया है? तो चालुक्यों के द्वारा बनाया गया है। वहीं अगला क्वेश्चन कर रहा है, दक्षिण भारत में भूमि दान करने की प्रथा किस शताब्दी के बाद बहुत आगे बढ़ गई? तो दक्षिण भारत में भूमि दान करने की प्रथा किस शताब्दी के बाद बहुत आगे बढ़ गई? तो 8वीं शताब्दी के बाद क्या कर गई? बहुत आगे बढ़ गई। क्या? भूमि दान करने की प्रथा 8वीं शताब्दी यानी 800 ईस्वी के बाद बहुत बढ़ गई, यानी बहुत लोग दान करने लगे। अगला जो क्वेश्चन है वह कह रहा है कि सिलप्पादिकारम एक तमिल महाकाव्य है। जो सिलप्पादिकारम है वो तमिल महाकाव्य है, जिसे किसके द्वारा लिखा गया? तो जो सिलप्पादिकारम है वह तमिल महाकाव्य है। ठीक है, याद रहेगा। तो सिलप्पादिकारम क्या है? एक तमिल महाकाव्य है, जिसको किसने लिखा है? तो इंग्लो आदिगल ने लिखा है। किसने लिखा है? इलंगो आदिगल ने। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध यात्री मार्को पोलो किस देश का निवासी है? तो इटली देश का निवासी है। तो मार्को पोलो है वह किस देश से आया है? इटली से आया है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, ह्वेन-त्सांग के किसके शासनकाल के दौरान पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम का दौरा किया था? तो नरसिंह वर्मन प्रथम के दौरान। तो जो नरसिंह वर्मन प्रथम है वह पल्लव वंश का शासक है, जिसने पुलकेशिन द्वितीय को मार दिया, यानी पुलकेशिन द्वितीय के समकालीन भी है नरसिंह वर्मन। तो राजा हर्षवर्धन के समकालीन पुलकेशिन द्वितीय राजा हर्षवर्धन को हराता है, वहीं पुलकेशिन द्वितीय को कौन हराता है? नरसिंह वर्मन प्रथम। तो नरसिंह वर्मन प्रथम किसके समकालीन हुआ? पुलकेशिन द्वितीय के समकालीन हुआ। तो पुलकेशिन द्वितीय के समकालीन नरसिंह वर्मन प्रथम होता है। तो नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल के दौरान पल्लवों की राजधानी जो कांचीपुरम है उसमें अपना यात्रा कौन करता है? ह्वेन-त्सांग करता है, क्योंकि वह यात्री है, चीनी यात्री है, वो भारत की यात्रा करने आया है, तो घूमता तो रहेगा, बैठा तो रहेगा नहीं एक जगह। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वह कह रहा है, चालुक्य वंश का संस्थापक कौन है? तो पुलकेशिन प्रथम। तो जो चालुक्य वंश का जो संस्थापक है वह कौन है? पुलकेशिन प्रथम है। अगला क्वेश्चन है, बादामी किला 543 ईस्वी में चालुक्य वंश पुलकेशिन प्रथम के द्वारा निर्मित एक प्राचीन किला है। ठीक है, जो बादामी किला है तो 543 ईस्वी में इस स्थापित किसके द्वारा? चालुक्यों द्वारा स्थापित पुलकेशिन प्रथम के द्वारा स्थापित किया गया है। वह क्या है? एक प्राचीन किला है, याद रहना चाहिए। अगला जो क्वेश्चन वह कह रहा है, महाबलीपुरम के रथ मंदिर,
ठीक है, का एक उदाहरण है। तो किसका उदाहरण है? राक कट मंदिर का उदाहरण है। जो महाबलीपुरम का रथ मंदिर है वह किसका उदाहरण है? राक कट मंदिर का एक उदाहरण है। अगला जो क्वेश्चन है, काकतीय वंश की किस रानी ने, जो काकतीय वंश है वह भी कहाँ का वंश है? काकतीय वंश किधर का वंश है? वह भी दक्षिण भारत का एक वंश है। कौन? काकतीय वंश। तो काकतीय वंश की जो रानी ने आधुनिक आंध्र प्रदेश के वारंगल पर शासन किया था। जो आधुनिक भारत में आंध्र प्रदेश होता है, ठीक है, जिसकी राजधानी हैदराबाद है, आंध्र प्रदेश का जो उस समय जो वारंगल था उस पर शासन किया था, वह कौन थी? रुद्रमा देवी। याद रखेंगे, रुद्रमा देवी आंध्र प्रदेश के वारंगल पर क्या किया था? शासन किया था। काकतीय वंश की रानी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस भाग पर मुख्य रूप से पल्लवों और चालुक्यों का शासन था? तो किस भाग पर मुख्य रूप से चालुक्यों और पल्लवों का शासन था? तो दक्षिण भारत में। तो कब से पढ़ते आ रहे हैं तो रट गया होगा। ठीक है, दक्षिण भारत में कौन रहता है? चालुक्य और पल्लव रहते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत के किस वंश के शासक ने धर्मराज की उपाधि धारण की? तो दक्षिण भारत का ऐसा कौन सा शासक है, किस वंश का शासक है जिसने धर्मराज की उपाधि धारण करता है? वहीं पश्चिमी गंगा वंश। ये कौन वंश है? कौन वंश रहा हो, याद रहना चाहिए हमको। पश्चिमी गंगा वंश का कौन है? धर्मराज शासक है, जिसने किसकी उपाधि, धर्मराज की उपाधि धारण करता है। कौन? पश्चिमी गंगा वंश का शासक है। तो कल पढ़ेंगे क्या? साम्राज्यों का काल। 3 साम्राज्यों का काल पढ़ेंगे, जो एक क्या है? गुप्त है बात। ठीक है, तो 3 वंश कौन है? 3 साम्राज्य का काल पढ़ेंगे। वो कौन साम्राज्य है उसको पढ़ेंगे अगले क्या, अगले अपने टॉपिक में, यानी अगले क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो 3 साम्राज्यों का काल पढ़ेंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगी आपके लिए। तो देखना अगला एपिसोड, ना भूलिएगा। अगला एपिसोड आने वाला है 3 साम्राज्यों का काल। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन दाब देना, और सब्सक्राइब भी बगल में होगा उसको भी कर ही देना। ठीक है, और दोस्तों को शेयर करने का मन हो तो उसको भी कर ही देना। ठीक है, बाकी वीडियो आप लोग डेली देखा करिए और पूरा देखा करिए, और ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। जो वीडियो आपको लाना है वह सजेशन जो होता है, एक सजेशन होता है। ठीक है, तो क्या करिएगा, आप कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिएगा कि सर इस टॉपिक पर वीडियो बनाइए, ऐसे वीडियो बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, और क्या इसमें कमी रह गई वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता देना। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।